बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपने जो क्वारंटीन डेज़ हैं उनको आप बड़े ही प्रोडक्टिव अंदाज में जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। आई नो बार बार आप बच्चों से कहता हूँ कि एक मुश्किल टास्क है, इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, देखना और इतनी फुर्सत को संभालना, क्योंकि फुर्सत जो है इट्सेल्फ, मैं बार बार कहता हूँ कि हद से ज़्यादा जब तवील हो जाती है तो वो आपके लिए एक एंग्जाइटी का बायस बनना शुरू हो जाती है। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर यू, इट डज़ नॉट रिमेन अ सोर्स ऑफ जॉय। तो इतनी ज़्यादा फुर्सत को, इतनी तवील फुर्सत को मैनेज करना, दोस्तों से सबसे दूर रहना, फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग है, वो एक मुश्किल काम है हमारे लिए और आप बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि आप लोगों के जो जज्बात हैं उनमें इंटेंसिटी, प्योरिटी ज़्यादा होती है। आप जब किसी से, आपकी जो दोस्ती हैं, आपके जो ताल्लुकात हैं, वो ज़्यादा प्योर जज्बात पर जो है, चूँकि छोटे बच्चे होते हो आप, इनोसेंट बच्चे होते हो, वो इनोसेंस का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता है दोस्तियों में, तो आप उनको ज़्यादा मिस करते हैं कंपैरेटिवली द एल्डर वंस, हमसे अगर आप कंपेयर करें तो मुश्किल काम है आप लोगों के लिए इस सारे कुछ को जो है वो टॉलरेट करना। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि यही इंसान की जो है अज़मत है, यही हमारा कमाल है कि हम हर तरह के हालात में क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह जो है वो जीने की कोई राह जो है वो निकाल लेते हैं, जीने की कोई तरकीब जो है वो हम निकाल लेते हैं। सो इस बार भी इंशाल्लाह हमने ऐसे ही करना है और इंशाल्लाह we will emerge इंशाल्लाह victorious out of this battle। और मुझे आप बच्चों पे, एज ए नेशन, अपनी कौम पे ये बिलीफ है इंशाल्लाह कि हम इसको इंशाल्लाह फाइट आउट करेंगे। आज जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं, पोइम नंबर 8, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा कि हमने जो पोइम 7 की द टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स कह रहा हूँ, जो टाइम्स थी पोइम नंबर 7 वो हमने ख़त्म की थी, ठीक है। एक्लेसियास्टेस जो एक उनकी रिलीजियस बुक है क्रिश्चियंस की, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट लिया गया था, जिसमें हमें एक बड़ा यूनिवर्सल किस्म का मैसेज जो है वो डिलीवर किया गया था और फिर हमने उसकी एक्सरसाइज की थी और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो आज हम जो है अपनी पोइम नंबर 8 उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑज़मैंडियस इस पोएम का जो है वो टाइटल है और ये लिखी हुई है इसके जो पोएट हैं, दैट इज़ पीबी शेले, पर्सी बायसी शेले इनका पूरा नाम है, ठीक है। और पर्सी बायसी शेले जो है ये भी एक कह लें कि एक मॉडर्न पोएट था, सेमी मॉडर्न पोएट आप इसको कह सकते हैं। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मिड में इसने जो है वो अपना सारा काम किया। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बड़ी इसमें जो दिलचस्प बात है, दैट पीबी शेले लिव्ड ओनली फॉर 30 ईयर्स। 30 सालों में जो है पीबी शेले जो है उनका क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गया। He was only 30 years old, he was very young। ये बहुत ही नौजवान था कि जब इसका जो है 1792 में इसने 1792 में 1792 में इसकी बर्थ होती है और हम देखते हैं कि 1822 में ओनली आफ्टर 30 ईयर्स क्या होता है, इसका इंतकाल भी हो जाता है। बट इन 30 सालों में पीबी शेले ने
और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि 30 साल में बाज़ लोगों का तो करियर शुरू भी नहीं हुआ होता, लोग उनको जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कोई छोटा मोटा अपने लिए काम धंधा ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने 30 साल में ना सिर्फ ये कि लिटरेचर प्रोड्यूस किया, बल्कि इतना शानदार लिटरेचर प्रोड्यूस किया, इतना कमाल का लिटरेचर प्रोड्यूस किया कि ही हैज़ बिकम एन आइकॉन, ठीक है। वो इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो एक आइकॉनिक फिगर, एक बड़ी फेमस फिगर जो है वो कंसिडर किया जाता है। एंड दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ शेले कि सिर्फ 30 साल में आप, मैं बड़े ही इस पे समटाइम आई फील अमेज्ड, ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज वेरी ही वेंट वेरी अर्ली, बट इसके बावजूद उसने जो है बड़ा ही लाफानी किस्म का किरदार जो है, बड़ा ही लाफानी किस्म की जो पोइट्री है वो उसने जो है वो हमारे सपोर्ट की, हमारे पढ़ने के लिए। इसकी जो ख़ास बात है दैट इज़ ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ आर्ट, ठीक है। वो आर्ट पे, लिटरेचर पे उसकी जो ताकत है, कुव्वत है, उस पे उसको जो है बड़ा मान है और बड़ा यकीन है। यहाँ भी हम उसकी एक एप्रिसिएशन देखेंगे कि किस तरह से वो आर्ट को, लिटरेचर को, क्राफ्ट को, स्किल को किस तरह से वो अप्रिशिएट करता है कि फ़नकार का फ़न जो है वो कितनी लाजवाल चीज़ है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और वो उसको बड़ा जो है वो खुल के, बड़ा ओपनली जो है उसको आप देखेंगे कि अप्रिशिएट भी करेगा। ये जो पोएम है पर्टिकुलर, अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये एक तरह से आप कह लें कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिक्शन, ठीक है। ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में साइंस फिक्शन हमने उस वक्त पढ़ी थी। फिक्शन एक ऐसी स्टोरी या ऐसी पोएम को कहते हैं या ऐसे पीस ऑफ लिटरेचर को कहते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, जिसका रियलिटी बेस्ड जो है वो चीज़ नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, एक ख़याली तसव्वुर हम जो है वो अपने जहन में घड़ते हैं, और उस ख़याली तसव्वुर पर, उस ख़याली तसव्वुर की बिना पर, उसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिथ, हम क्या करते हैं, हम अपना वो जो पूरा एक आइडिया है, एक फ़िलासफ़ी है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फिक्शन है, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। और कैसे फिक्शन है कि एक इमेजिनरी किंग उसने तख्लीक किया है, जिसको वो नाम देता है ओज़िमेंडियस, ठीक है। ओज़िमेंडियस ये एक बादशाह उसने तख्लीक किया है, एक ऐसा बादशाह जो कि बुनियादी तौर पर जो है वो हकीकत में कोई कैरेक्टर नहीं है, ये उसके ख़याल, एक तसव्वुर है, उसका एक ख़याली बादशाह जो है वो उसने क्रिएट किया है, और फिर उसी ख़याली बादशाह की एक कहानी, एक स्टोरी जो है वो उसने हमें इस पूरे पोएम में जो है वो प्रेजेंट की है कि किस तरह उस ख़याली बादशाह को जो डिमाइज़ है, उसका जो अल्टीमेट एंड है, उसके साथ जो उसका जो ज़वाल है, उसको बेसिकली उसने प्रेजेंट किया। और फिर इसी इमेजिनरी किंग, जैसे मैंने अभी बताया, इसी इमेजिनरी किंग के थ्रू जो है वो हमें एक बड़ी ही ज़िंदगी की जो तज़ाद है, आयरनी ऑफ लाइफ है, आयरॉनिक पोएम है, ठीक है जी, कि जो ज़िंदगी हमारे साथ खेल खेलती है, मैंने सॉरी लाइव लिख दिया, आयरनी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी किस तरह हमारे साथ खेल खेलती है। और ये जो एक मैसेज है कि एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म होती है, और हर जो उरूज है अल्टीमेटली इट मीट्स इट्स डिमाइज़, वो अल्टीमेटली अपने ज़वाल की तरफ जो है वो गामज़न होता है। इस एटर्नल मैसेज को, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना टाइम्स में, कि उसका मैसेज भी क्या था eternal
एंड यूनिवर्सल। हमने उसमें पढ़ा था ना कि उसका जो द टाइम्स का जो मैसेज था दैट वाज इटर्नल एंड यूनिवर्सल, कि एक तो पूरी दुनिया के लिए था और दूसरा क्या था कि वो हमेशा अबदी मैसेज था, कभी भी वो मैसेज जो है वो पुराना नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ जो मैसेज दिया गया है आयरनी ऑफ लाइफ के मुतालिक वो भी इटर्नल और यूनिवर्सल है। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि दुनिया में आप जितनी मर्जी अचीवमेंट कर लें, जितनी मर्जी आप उरूज की जानिब चले जाएं, जितना मर्जी आप पॉप एंड शो अचीव कर लें, अल्टीमेटली क्या होता है? एवरीथिंग फेड्स आउट। हर चीज़ जो है वो क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ तबाह हो जाती है। और यही ओzymandias के थ्रू उसने एक मैसेज दिया है कि एक ओzymandias एक किंग है, बड़ी शानदार होता है, बड़ी उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, बड़ी उसकी कह लें कि रोबो दबदबा होता है, बड़ी उसने फतूहात करता है, विक्ट्रीज उसकी बेशुमार होती हैं। और फिर वो क्या करता है? उसी ओzymandias का जो मुजस्समा है, उसी ओzymandias का जो स्ट्रक्चर है, उसको वो कहीं किसी सहरा में जो है, किसी बिल्कुल बेआबो गया सहरा में, वीरान सहरा में जो है उसको पड़े हुए देखता है। और उसके जो चेहरा है वो भी बिखर गया होता है, चेहरा टूट के उसके धड़ से जो है वो अलग हो गया होता है, उसकी टांगें जो है वो आधी आधी जो है वो रेत में धंस चुकी होती हैं और बहुत ही बुरे हालात में जो है वो मौजूद होता है। तो उस वक्त उसे जाकर लाइफ, आयरनी ऑफ लाइफ जो है ये याद आती है कि ज़िंदगी किस तरह हमारी सारी अचीवमेंट्स को, हमारी सारी जो ग्लोरीज़ हैं, हमारी सारी जो अज़मतें हैं, उनको किस तरह से जो है ज़िंदगी एक लम्हे में डिस्ट्रॉय कर देती है, या एक लम्हे में नहीं तो अल्टीमेटली लाइफ जो है वो क्या करती है? वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और हमारी सारी जो कह लें कि रोबो दबदबा है, हमारी जो सारी जो ग्लोरी है, हमारी जो सारा जो प्राइड है, ठीक है, जो हमारा एक फ़ख्र होता है, एक तकब्बुर होता है, ठीक है, वो अल्टीमेटली जो है वो ज़िंदगी क्या करती है? उसको खाक में मिला देती है। और यहीं से फिर वो मैसेज अराइव करता है कि दैट इज़ बेसिकली अ मैसेज ऑफ ह्यूमिलिटी। यहीं से फिर जो है, यहीं से फिर वो जो है वो एक मैसेज अल्टीमेटली हमें देने की कोशिश करता है कि हमें ज़िंदगी में क्या रहना चाहिए? हम्बल रहना चाहिए। हमें ज़िंदगी में आजिज़ी शो करनी चाहिए, क्योंकि जितना मर्ज़ी हम कर लें, जो मर्ज़ी हम अचीवमेंट्स कर लें, जितने मर्ज़ी हम जो है वो विक्ट्रीज हासिल कर लें, जितना मर्ज़ी अपने आप को वर्ल्डली तौर पर स्ट्रेंथन कर लें, वर्ल्डली तौर पर रिच हो जाएं हम, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वी विल मीट आवर फेट। हम अपनी किस्मत का सामना करेंगे। विल मीट आवर डिमाइज। हम अपनी जो वो ज़वाल है उससे बच नहीं सकते। इस दुनिया में हर कमाल को जो है वो क्या है? ज़वाल है। हर उरूज को क्या है? ज़वाल है। सो जब ज़वाल ही का शिकार होना है, जब अल्टीमेटली आपने डिस्ट्रॉय ही होना है, तो फिर क्या है? फिर आपको क्या रहना चाहिए? हम्बल रहना चाहिए। फिर आपको बड़े ही ज़्यादा जो है वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से जो है वो रहना चाहिए। ठीक हो गया जी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी हुई, बट लाइक वो ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि ये जो है एक स्टोरी बेस्ड पोएम है। तो वो जो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो आपको ये कहानी भी जो है वो समझ नहीं आएगी कि पता नहीं पीबी शैले जो है वो क्या कह रहे हैं। और अगर आप पीबी शैले को कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो यकीन करें मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि पीबी शैले जो है बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स, ठीक है, बहुत ही अजीम शायर। और मुझे पर्सनली स्पीकिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर
इसके इतने जल्दी डिमाइस पे जो है वो मुझे हमेशा ही दुख होता है कि कितना शानदार शख्स जो है वो अल्लाह ने, उसकी रज़ा है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आई फील फॉर हिम कि इतना शानदार शख्स जो है अल्लाह ने हमसे इतनी जल्दी वापस ले लिया। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यहाँ हम क्या करते हैं, अपने सिनोनिम्स करते हैं। यहाँ पर हम उसका सिंबलिज्म करते हैं और यहाँ हम जो है उसकी जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं वो करते हैं। अब लिटरेरी टेक्निक में मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन। ठीक है, कि कोई ये रियल पोएम नहीं है, कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक अफसानवी कैरेक्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे इसको। वो कहते हैं कि I met a traveler from an antique land। antique वैसे इसका मतलब होता है एंटीक, हम कहते हैं ओल्ड, एंशियंट, हिस्टोरिक, इन मानों में इस्तेमाल होते हैं। ट्रैवलर जो है ये हम कहते हैं, ट्रैवलर हम कहते हैं पैसेंजर को। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कहते हैं कि मैं एक तारीख़ी सरजमीन से गुज़रे जो है, तारीख़ी सरजमीन से आए हुए एक मुसाफिर से जो है वो मिला। हु सेड, जिसने मुझे ये कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। कि ट्रंकलेस कहते हैं ऐसी टांगें जिनके ऊपर धड़ ना हो। ट्रंक जो है वो हमारी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, तो ट्रंकलेस, वास्ट, वास्ट हम कहते हैं ह्यूज, एनॉर्मस, माइटी, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम उसको यूज़ करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि मैं एक तारीख़ी सरजमीन से आए हुए, एक बहुत पुरानी सरजमीन से आए हुए एक मुसाफिर से मिला। हु सेड, जिसने मुझे बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। कि दो टांगें, ऐसी टांगें जो बड़ी ह्यूज हैं, बड़ी वास्ट हैं, बड़ी मैसिव हैं, बड़ी अजीम शान किसी स्ट्रक्चर का जो है वो हिस्सा लगती हैं, लेकिन वो टांगें क्या हैं, वो धड़ के बगैर हैं। एंड स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो क्या हैं, वो रेत के अंदर जो है वो टांगें क्या है, वो धंसी हुई हैं। नियर देम ऑन द सैंड, और उनके बिल्कुल करीब ही, हाफ संक अ शैटर्ड विसाज लाइज। शैटर्ड कहते हैं शैटर्ड कहते हैं डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन। इसी के लिए आपका एक वोकैबुलरी का वर्ड है, वोकैबुलरी का वर्ड जो एमडी कैट ने इस बार यूएचएस ने जो वोकैबुलरी दी हुई है उसका वर्ड है ये। दैट इज dilapidated। ठीक है, dilapidated। सो
destroyed, broken, dilapidated, और विसैज जो है ये कहते हैं हम फेस को, ठीक है। जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विसैज। नियर देम ऑन द सैंड कहते हैं, और उनके पास ही, उन टांगों के पास ही, वो जो रेत के अंदर धसी हुई टांगे हैं उनके पास ही क्या है, रेत पर पड़ा हुआ है, हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज, कि उनके पास बिल्कुल टूटा फूटा और रेत के अंदर आधा धंसा हुआ जो है एक चेहरा मौजूद है, एक किसी बुत का, किसी स्ट्रक्चर का, किसी स्टैचू का जो है वो रेत के अंदर आधा धंसा हुआ जो है वो एक चेहरा मौजूद है। हुज फ्रोन, फ्रोन कहते हैं स्काउल, मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, फ्रोन, फ्रोन हम कहते हैं स्काउल को, एंड रिंकल्ड लिप्स, रिंकल कहते हैं ओल्ड के मानों में जो है वो आप यूज कर सकते हैं, लाइन, फरो, ठीक है, आपके जो झुर्रियों भरे जो है वो होंठ हैं, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पे जरा देख लें, स्नियर, मॉक, जियर, तंजिया जिसको आप कहते हैं, कोल्ड कमांड कहते हैं, कोल्ड कमांड, यहां पर कोल्ड का मतलब जो है वो ठंडा नहीं है, यहां पर कोल्ड का मतलब है अथॉरिटेटिव, तहमकाना अंदाज, हुक्मिया अंदाज, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोल्ड कमांड। कहते हैं कि हाँ संक अ शैटर्ड विसैज लाइज, कि उसके अंदर जो है रेत के अंदर आधा धंसा हुआ जो है एक चेहरा मौजूद है, whose frown and wrinkled lips and the sneer of cold command, कहते हैं और उसके जो होंठ हैं और उसके जो चेहरे पर एक तहमकाना अंदाज है, और उसने जिस तरह से अपने होंठों को जो है वो भींचा हुआ है, जिस तरह से अपने होंठों को जो है उसने सिया हुआ है, टेल दैट इट्स स्कल्पचरल वेल दोज पैशंस रेड, स्कल्पचरल कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, स्कल्पचर बेसिकली कहते हैं आर्टिस्ट, मुजस्मा साज, कहते हैं कि उसके जो चेहरे पर जो तासुरात हैं वो अभी भी क्या हैं, उसके अजमत की गवाही देते हैं, और वो जो स्कल्पचर था उसने बड़ी खूबी के साथ, बड़ी कमाल के साथ जो है उसने उन पैशंस को, उन जज्बात को, उन इमोशंस को जो है वो परखा है, उनको पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ हम अभी फ़िलहाल इसको जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इस पे कि अभी उसने इंट्रो दिया है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया है उस शख्स की करंट हालत से, ठीक है, कि करंट हालत क्या है, कि एक ट्रैवलर से वो मिला है जो कि जिसने उसको बताया, पीबी शैले को बताया है कि इस तरह वो एक एंटीक लैंड से आ रहा है, और वहाँ पर उसने क्या देखा है, एक ऐसा मुजस्मा देखा है
कि जिसकी लेग्स तो बड़ी वास्ट हैं, बड़ी ह्यूज हैं, बड़ी मैसिव हैं, ठीक है, बड़ी अजीम शान किस्म की हैं, लेकिन इट इज़ ट्रंकलेस। अब ये जो ट्रंकलेस होना है, यहाँ आपको इसका सिंबलिज्म अब हम डिस्कस करते जाते हैं साथ साथ, ताकि आपको इस पोएम को समझ सकें। ट्रंकलेस जो है, that signifies the basically loss of identity, कि उसकी जो शनाख्त है, उसकी जो पहचान है, हमारी शनाख्त और पहचान क्या है? हमारी शनाख्त और पहचान हमारा चेहरा होती है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है? दैट इज़ आवर फेस, दैट इज़ आवर ट्रंक, ठीक है, कि टांगे यहाँ से नीचे जिसका भी स्ट्रक्चर पड़ा हो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये किसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किससे आइडेंटिफाई होगा? हमारे चेहरे से। बट दैट स्टैचू इज ट्रंकलेस। वो क्या है? उसकी वो जो पहचान है वो कुदरत ने छीन ली है, ठीक है। नाउ इट इज ओनली अ स्ट्रक्चर, इट इज ओनली अ स्टैचू, द लेग्स आर देयर, दे आर placed, or they are very well established in the sand, in the desert, but these legs have lost its identity. वो जो legs है ना, बेसिकली यहाँ पर ये भी आप समझ लें कि legs are the symbol of, हमारी जो टांगे, हम अपने दम कदम पे खड़े हैं, वो अपने कदमों पे खड़ा है, मतलब उसकी वो जो ताकत है एक तरह से, जिस पर उसे बड़ा मान था, वो एक तरह से मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने क्या किया है? कुदरत ने क्या किया है? वक्त ने क्या किया है? उसकी शनाख्त उससे छीन ली है। दीज वास्ट लेग्स आर स्टिल देयर, वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसका चेहरा जो है वो क्या है? वो उसके पास अब मुयस्सर नहीं है। और आगे ये जो हाफ संक है ना, और शैटर्ड विसैज है, ये दोनों बेसिकली शो करते हैं डिसग्रेस और ह्यूमिलिएशन। कि अल्लाह ने क्या किया है, कुदरत ने क्या किया है, गुजरते वक्त ने क्या किया है कि उसके चेहरे को क्या किया है? खाक में मिला दिया है। दैट इज हाफ संक। वो चेहरा जिस पर जो है वो कभी गुरूर हुआ करता था, जिस पर कभी प्राइड हुआ करता था, हु यूज्ड टू बी वेरी एरोगेंट ऑफ हिज ग्लोरी, जिसको अपनी अजमत का जो है वो बड़ा मान हुआ करता था, बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, वो चेहरा आज कहाँ है? दैट इज़ शैटर्ड, बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका हुआ है, अपनी पहचान खो चुका हुआ है। एंड दैट इज़ हाफ संक इन द डेजर्ट। और वो क्या हुआ है? वो डेजर्ट के अंदर जो है वो आधा धंस गया हुआ है। अल्लाह ने जो है उसको क्या किया? हम उर्दू में भी ये इमेज या ये सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि उसने उसको खाक में मिला दिया। तो वो उसका जो चेहरा है, वो चेहरा जो विच वॉज द सिंबल ऑफ ग्लोरी, विच वॉज द सिंबल ऑफ प्राइड, विच वॉज द सिंबल ऑफ माइट, विच वॉज द सिंबल ऑफ एरोगेंस, ठीक है, वो चेहरा जो कभी फ़ख्र की, तकब्बुर की, गरूर की, ठीक है, और अज़मत की इलामत हुआ करता था, वो चेहरा क्या है? वो चेहरा आज मिट्टी में मिला हुआ है। लेकिन जो असल बात वो आगे कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाने के बावजूद उसका जो स्कल्पचर है, उसका जो बनाने वाला है, वो इतना शानदार था, उसने उन पैशंस को इतना खूबसूरती से रीड आउट किया। वो जो उस वक्त उसके पैशंस थे ना, वो जो उस वक्त उसका एक फ़ख्र था, तकब्बुर था, गरूर था, अज़मत का एहसास था, उसको इतना खूबसूरती से उसने
ना सिर्फ समझे बल्कि उसको इतनी खूबसूरती से बनाया है कि ये सब कुछ मिट चुका हुआ है, लेकिन उसके जो फ्रोन है वो अभी तक वैसे ही कायम है। उसके माथे पर वो जो तेवरी है ना, वो जो एक फ़ख्र और गुरूर की वजह से आपके माथे पर पैदा होती है, जैसे आपको बहुत अपना घुमंड में जब आप होते हैं, तो वो जो फ्रोन है वो अभी तक भी मौजूद है। ये आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी, इसको रिलेट भी करेंगे दोबारा से कि किस तरह से उसने आर्टिस्ट को प्रेज़ किया कि वो तेवरी जो है वो अभी तक भी मौजूद है, और उसके लिप्स जो हैं वो अभी तक भी उसी तरह घुटे हुए हैं। जैसे आप तकब्बुर से, फ़ख्र से, आप जैसे होता ना किसी को बिल्कुल घास ही नहीं डाल रहे, तो उसके लिप्स जो हैं वो अभी भी क्या हैं, रिंकल्ड हैं, टाइटली शट हैं, और उसके चेहरे पर जो है एक ऐसे ही तहमकाना अंदाज है, ऐसा हुक्मिया अंदाज है, ऐसी कोल्ड कमांड का तासुर है उसके चेहरे पे, ऐसे हुक्म का तासुर है कि जैसे वो क्या कर रहा हो, ही इज़ स्नेयरिंग एट द अदर्स। ठीक है, तो जैसे वो जो है वो दूसरों को क्या कर रहा हो, वो मजाक जो है वो उड़ा रहा हो, और वो बिल्कुल जो है वो दूसरों को जो है वो किसी तरह से भी जो है वो घास न डाल रहा हो। ठीक है, और इसको एक जो ग्रेटनेस है स्कल्पचर की, उससे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कोल्ड कमांड, ठीक है, या रिंकल लिप्स, या उसका जो फ्रोन या उसका जो स्काउल है, या जो स्नीयर है, वो जो एक अभी भी उसके चेहरे पर एक हिकारत भरा अंदाज है। ठीक है, ये किसको शो करता है, ये उसकी ग्लोरी को भी शो करता है। When he was alive, ये इस बात को भी शो करते हैं कि ये चीज़ें इस कदर उसके मिजाज का हिस्सा थी, और वो वाकई इस कदर ग्रेट आदमी था, इस कदर विक्टोरियस आदमी था, इस कदर अचीवमेंट्स थी उसकी, कि ये चीज़ें, ये कोल्ड कमांड, ये रिंकल लिप्स, हर वक्त जिसको आप कहते हैं ना मुंह बना के रखना, ठीक है, हर वक्त जो है अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रखना। ठीक है, तो वो जब ये जिंदा था तो वो चीज़ें उसके मिजाज का इस कदर हिस्सा थी कि अब क्या है, अब वो बिखर गया है, अब उसके जिस्म जो है, उसका स्टैचू जो है वो क्या हुआ है, टूट फूट का शिकार हो गया है, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। लेकिन इस तमाम तर बर्बादी के बावजूद भी जो है हम देखते हैं कि उसकी बुत से भी, उसके स्टैचू से भी जो है उसकी वो एरोगेंस, वो प्राइड, वो जो एक फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर है, वो जो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, ठीक है, वो जो अजमत का एक खब्त है उसके दिल में, वो उसके बुत के दिल से भी जो है वो नहीं निकलना। इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। जो आर्टिस्ट है उसकी ग्लोरी भी ऑब्वियसली इसमें है कि उसने इतने खूबी से, इतने शानदार अंदाज में जो है वो उसको इंटरप्रेट किया है और उसको शेप अप किया है कि वो उसकी जो हालात हैं, उसके जो जज्बात हैं, वो आज भी उसके बिखर जाने के बावजूद, स्टैचू के टूट जाने के बावजूद भी हम उसके हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा जो है इसकी अपनी ग्लोरी भी है, ओzymandias की ग्लोरी भी इसमें शो हो रही है कि वो इतना शानदार आदमी था, इतनी ज़्यादा उसकी अचीवमेंट्स थी, और जो उसको सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था, वो जो हम कहते हैं ना उर्दू में एक मुहावरा यूज़ करते हैं, रस्सी जल गई पर बल ना निकला, तो ये वो बात है कि वो इस कदर इस खब्त में, इस सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में, या इस क्या लें वहम में मुब्तला था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। उसका चेहरा जो है वो खाक हो गया, उसका धड़ जो है वो अलग हो गया, उसकी शनाख्त जो है वो उससे छिन गई है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर वो जो रौनक है, वो जो फ़िरौनियत है, वो जो चेहरे पर
उसके एक अपनी अज़मत का एहसास है, वो एहसास जो है वो उसके अंदर अब भी क्या है, मौजूद है। एंड दैट इज़ वेयर पी.बी. शैले बेसिकली टेल्स अस अ लेसन कि जो इतने अपने आप को बहुत 30 माह खां समझने वाले और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला लोग होते हैं, ये चीज़ उनकी ज़ात का इस कदर हिस्सा बन जाती है कि फिर वो मर जाने के बाद भी क्या रहती है, उनके अंदर मौजूद रहती है। ठीक है जी, यहीं से हम आगे पिकअप करेंगे। इसको दोनों तीनों तरीके से मैंने इंटरप्रिटेशन इसकी कर दी, आप इसमें से सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, कि उसकी ग्लोरी भी है, एक डिसग्रेस और ह्यूमिलिएशन भी है, और आर्टिस्ट की खूबी भी है कि उसने इतना अच्छा से जो है उसको प्रेजेंट किया। इसके साथ ही बेटे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल यहीं से पोइम नंबर 8 का ये जो दूसरा स्टैंज़ा है, यहीं से हम अपने आप को दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात, जीते रहें, खुश रहें।